गुड इवनिंग क्लास। आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी के डेफिनेशंस को ही कंटिन्यू करेंगे और बायोलॉजी के डेफिनेशंस के क्लास का आज हमारा फोर्थ क्लास है। तो आज हम लोग 51 से 65 तक डेफिनेशंस को कवर करेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हाइजीन टर्म का। ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीजेस के बारे में बात किया जाता है या फिर स्टडी होती है, ठीक है। साइंस टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, जहाँ पे हेल्थ को अच्छे से टेक केयर करना होगा। किस तरीके से हम लोग अपने हेल्थ को टेक केयर कर सकते हैं, कितने साफ सुथरे तरीके से हम लोग अपने आप को बेटर रख सकते हैं, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीजेस को, हम लोग ऐसे कौन से मेथड के थ्रू, कौन से सिस्टम के थ्रू या फिर कौन से प्रैक्टिसेस के थ्रू डेली लाइफ को डील कर सकते हैं जिसके थ्रू डिजीजेस नहीं होंगे, ठीक है। थ्रू क्लीनलीनेस, ओके, क्लीनलीनेस के थ्रू किस तरीके से हम लोग डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, अपने हेल्थ को और बेटर बना सकते हैं। तो ये साइंस स्टडी जहाँ पे होता है, उस साइंस को हम लोग कहते हैं हाइजीन। और ये टर्म बहुत कॉमनली यूज होता है, तो आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक्स, यहाँ पे डीआरओ 2 बार हो गया है। हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स। यहाँ पे देखो, हाइड्रो प्लस पोनिक्स, ओके। स्टडी ऑफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इन वाटर विच कंटेन न्यूट्रिएंट्स। सिंपल सी बात है कि ज्यादातर हम सबको पता है सॉइल में ही किसी प्लांट को ग्रो किया जाता है, राइट। बट अगर न्यूट्रिएंट एनरिच वाटर के थ्रू प्लांट को ग्रो किया जाए, तो ऐसे सिस्टम को, ऐसे साइंटिफिक स्टडी को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट रिच वाटर सल्यूबल का मतलब क्या है, या फिर न्यूट्रिएंट रिच वाटर का मतलब क्या है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर का मतलब होता है एक ऐसा वाटर जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे। कौन से वो न्यूट्रिएंट होंगे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, देन सल्फर, क्लियर, आयरन, एक्सेट्रा। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हो, ये सब सारे न्यूट्रिएंट प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जरूरत किस लिए होती है? लीफ ग्रोथ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीफ ग्रोथ के लिए मैं नीचे लिख देती हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है? लीफ ग्रोथ के लिए, ओके। इसके अलावा फास्फोरस, फास्फोरस की जरूरत क्यों होती है? रूट एंड फ्लावर डेवलपमेंट के लिए। प्लांट्स में अगर प्लांट के रूट एंड फ्लावर को डेवलप करना है तो सॉइल में फास्फोरस का होना जरूरी है। लेकिन अगर ऐसा कोई वाटर हम लोग बनाते हैं या फिर कुछ ऐसा वाटर को प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर फास्फोरस ऑलरेडी हो, तो ऐसे वाटर के थ्रू भी प्लांट ग्रोथ पॉसिबल है और प्लांट का रूट फ्लावर डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। उसके बाद बात करेंगे पोटेशियम। पोटेशियम की जरूरत क्यों है? ओवरऑल प्लांट ग्रोथ के लिए, ओवरऑल प्लांट ग्रोथ के लिए पोटेशियम की जरूरत होती है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत प्लांट ग्रोथ के लिए होती है, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोपोनिक्स ऐसे साइंटिफिक स्टडी को बोलेंगे जहां पे प्लांट को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल इन वाटर, और उन वाटर में नाइट्रोजन, फास्फोरस,
पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन जैसे न्यूट्रिएंट को रखा जाता है। मतलब सिर्फ नॉर्मल वाटर में प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते जब तक उस वाटर में न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वाटर में ये सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं तो फिर इजीली उस वाटर के थ्रू कोई भी प्लांट को ग्रो किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं हेमाटोलॉजी का। हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड इन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में जब ह्यूमन बीइंग नॉर्मल रहता है तब ब्लड का काउंट कैसा है, ब्लड का कंडीशन कैसा है। ठीक है, तो ब्लड रिलेटेड जो भी स्टडी किया जाता है या फिर डिजीजेस के टाइम पे जब हमारे शरीर में डिजीजेस होते हैं तो उस टाइम पे ब्लड की कंडीशन क्या है, ब्लड का नंबर कितने हैं, हेमोग्लोबिन कितना है, तो इन सारे रिलेटेड स्टडी को ही हम लोग कहते हैं हेमाटोलॉजी। क्लियर? तो हेमाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विथ ब्लड, blood forming organs and diseases of the blood। क्लियर है? तो ये सिर्फ ब्लड और ब्लड डिजीजेस ऑफ द ब्लड के बारे में ही बात नहीं करता है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन के बारे में भी हमें हेमाटोलॉजी से पता चलता है। ठीक है, जैसे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, बोन मैरो, ब्लड डिजीजेस, तो इन सब के बारे में हेमाटोलॉजी में स्टडी किया जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में रेड आरबीसीज कितने होते हैं, उनका काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है। जब ह्यूमन बीइंग मतलब बीमार हो जाते हैं, सिक मतलब जब वो सिक हो जाते हैं तब उनमें डब्ल्यूबीसी का क्या जरूरत होती है, डब्ल्यूबीसी कितना होना चाहिए। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए, कौन सी बीमारी में प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, कैसे हम लोग प्लेटलेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर, इन सारे कंटेंट के ऊपर जिस सब्जेक्ट के अंदर साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं हेमाटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हेप्टालॉजी के बारे में। ये नाम बहुत ही अनोखा लग रहा है ना, हेमाटोलॉजी के बाद हेपाटोलॉजी, लेकिन ये टर्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हेपाटोलॉजी के अंदर क्या होता है? हेपाटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विथ लीवर, ठीक है, इसके अलावा गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट्स एंड रिलेटेड डिजीजेस। ठीक है, गॉल ब्लैडर, लीवर, बाइल डक्ट्स के बारे में जहाँ पे साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं हेपाटोलॉजी। और गॉल ब्लैडर, लीवर, बाइल डक्ट से रिलेटेड डिजीजेस को भी इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है। क्लियर? हेपाटो का मतलब ही होता है लीवर, तो यहाँ से भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो, हेपाटो का मतलब होता है लीवर। क्लियर? नाउ बात करेंगे इच्थोलॉजी। इच्थोलॉजी ये आप लोग जैसे भी प्रोनाउंस करना चाहते हो कर सकते हो। क्लियर? तो इच्थोलॉजी किस बारे में डील करता है? इच्थोलॉजी डील करता है स्टडी ऑफ फिशेस, जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप के फिशेस के बारे में स्टडी करते हैं, और ये जूलॉजी का एक पार्ट है, branch of zoology that deals with the scientific study of fishes। फिश स्पीसीज के बारे में ये आइडेंटिफाई करता है, क्लासिफिकेशन भी देता है कि कौन से फिश को हम लोग कौन से कैटेगरीज के अंदर रख सकते हैं। उसके बाद फिश के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, मतलब फिश एनाटॉमी के बारे में ये डील करता है। उसके बाद किस तरीके से फिशेस
पानी में फंक्शन करते हैं, तो फिश फंक्शन के बारे में भी बात करते हैं, फिश के फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, फिश के हैबिटेट के बारे में बात करते हैं कि कौन से फिश फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैराइन एनवायरनमेंट में कौन से फिश रहते हैं, ठीक है। देन डाइट एंड फीडिंग बिहेवियर के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिश के रिप्रोडक्शन के बारे में, फिश के ब्रीडिंग लाइफ साइकिल्स के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। उसके बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में फिश का कौन से फिश का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स के ऊपर जिस सब्जेक्ट के अंदर साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इच्थियोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे इम्यूनोलॉजी की। बहुत ही मतलब एक टर्म, एक ऐसा बहुत ही कॉमन टर्म है ये, है ना, क्योंकि इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, इम्यूनिटी सिस्टम, ये आज के टाइम पे आई थिंक सबने सुना ही होगा, राइट। तो वहीं से ये इम्यूनोलॉजी आया है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम और रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू डिजीजेस। यहाँ पे हम लोग ह्यूमन बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हर बॉडी का डिफेंस सिस्टम काम करता है, ठीक है, बॉडी का डब्ल्यूबीसी किस तरीके से काम करता है, कौन सी बीमारी के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी किस तरीके से फंक्शन करता है, एंटीजेंस क्या है, एंटीबॉडीज क्या है, वैक्सीन क्या है, किस तरीके से वैक्सीन इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, एलर्जीज कैसे डेवलप होते हैं, ये एलर्जीज किस तरीके से इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, राइट। ऑटो इम्यूनिटी किसे बोलते हैं, इम्यून डेफिशिएंसी हम लोग किसे कहते हैं। तो ये सारे एरियाज के ऊपर जिस सब्जेक्ट के अंदर साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उन्हीं को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। क्लियर है? समझ में आया किस बारे में बात हो रही है? हाँ, इसमें एग्जाम में क्या आएगा, देखो इसमें मैच द फॉलोइंग में से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बताओ हेमाटोलॉजी किससे रिलेटेड, जैसे हेमाटोलॉजी एक साइड में दे दिया और साइड में बता दिया स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स और ब्लड, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आपको मैच द फॉलोइंग करो, या फिर क्वेश्चंस जैसे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है कि बताओ हेपाटोलॉजी क्या है। जैसे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं तो वहां से पूछा जा सकता है कि स्टडी ऑफ लिवर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फिशेस को हम लोग क्या कहते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है? समझ आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये फैक्चुअल पार्ट से, फैक्ट्स जितना याद करोगे क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में क्वेश्चंस अटे मतलब कितना आप लोग क्रैक कर पा रहे हो, कट ऑफ के आसपास में पहुंच रहे हो कि नहीं, उसके चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। जितनी फैक्ट्स याद होंगी उतना ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए ये डेफिनेशन अभी से याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस पे करो, बट डेली करो ताकि एग्जाम तक काफी सारे डेफिनेशंस याद हो जाए। हाँ बिल्कुल, सब्जेक्ट देखो सब्जेक्टिव में कैसे, जनरली क्या होता है प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आज के डेट पे कोई भी एग्जाम पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है मेंस में। मेंस में तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ना छोटे छोटे 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक साथ 4-5 क्वेश्चन एक साथ देके 20 नंबर का एक क्वेश्चन बना दिया गया। तो वहां पे स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी से रिलेटेड या फिर स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन इस टॉपिक से लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 10 नंबर 12 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप लोग जेपीएससी के पीवाईक्यूज देखोगे या फिर डब्ल्यूबीसीएसएस
WBCS जो कि वेस्ट बंगाल का सिविल सर्विसेज एग्जाम है, इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम का क्वेश्चंस देखोगे या मेंस के साइंस का क्वेश्चन देखोगे, तो वहां पे आप लोगों को इस टॉपिक के मतलब टॉपिक में से काफी सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस में काफी सारे पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे यहाँ से। और यूपीएससी में पहले ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अभी तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट बायोलॉजी को जानना है तो ये सारे टर्म को जानना समझना जरूरी है। क्लियर? सारा सब कुछ एक दिन में रट्टा नहीं लगाना है, याद नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही हमें याद करना है। उसके बाद बात करेंगे कैलोलॉजी का, क्योंकि आजकल आज के डेट पे टर्म बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जितना पॉसिबल है हम लोगों को अपने सिलेबस का सारा एरिया कवर करके ही जाना है, क्योंकि आज के डेट पे आप सबको पता है कि सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, है ना। जो सिलेबस में होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम आते हैं, अदर साइड से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो एक एक सब्जेक्ट को लो और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना एरिया कवर कर पाओ कर लो, ठीक है। चलो बात करेंगे कैलोलॉजी का, जो कि ह्यूमन ब्यूटी जिसके अंदर स्टडी किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलोलॉजी, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन ब्यूटी में, जैसे ह्यूमन फॉर्म कैसा होता है, देन कलर्स, डिजाइन्स, ठीक है। ये सारी चीजें किस तरीके से होती है, किस तरीके से ब्यूटी को परसेप्ट किया जाता है, परसीव किया जाता है, इस रिगार्डिंग जिस सब्जेक्ट में साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उसको कैलोलॉजी बोला जाता है। मेटाजोआन, all multicellular animals are called metazoans। तो मेटाजोआन कोई सब्जेक्ट नहीं है, मेटाजोआन बल्कि एक टर्म है जिसके मतलब जिसको रेफर किया जाता है टू आइडेंटिफाई ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल्स। मल्टीसेलुलर एनिमल्स को मेटाजोआन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा ही सकता है कि बताओ मेटाजोआन क्या है, या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि जहाँ पे मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ठीक है, बहुत सारे सेल से बने एनिमल्स को एक साथ रखा गया है, जैसे टाइगर है, ठीक है, उसके बाद कहीं पे कोई स्नेल है, स्टार फिश है, तो सबको कंबाइंडली हम लोग बोलेंगे मेटाजोआन। अब ऐसा कुछ पूछा कि बताओ जो रेप्टाइल्स है, मैमल्स है, इन सब ये जो मेटाजोआन्स है इनका इनमें से कॉमन क्या है, तो कुछ भी क्वेश्चंस बन सकता है। जब ये वाला चैप्टर कवर हो जाएगा तब हम लोग एमसीक्यू उसको सॉल्व करेंगे तो जाके और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? बस अभी जो टर्म मैं आप लोगों को बता रही हूँ किसे कहते हैं उसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो मेटाजोअन टर्म किसके लिए यूज होता है? ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए मेटाजोआ टर्म यूज होता है। मोनोसियस, ये किस लिए यूज होता है? इट डिनोट्स प्लांट्स which have both male and female flower। आप सबको पता है कि फ्लावर्स प्लांट्स में भी मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर मेल फीमेल फ्लावर एक साथ हमें देखने को मिलता है सेम प्लांट्स में, तो उन प्लांट्स को मोनोसियस बोला जाता है। क्लियर है? मोनोसियस एंड मेटाजोअन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे प्लांट मॉर्फोलॉजी, है ना। मॉर्फोलॉजी ये टर्म हम लोगों ने काफी बार सुना है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी फिजिकल फॉर्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। जैसे मानो कि ये एक प्लांट है, अब ये प्लांट का बाहर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे बाहर से इसका ट्रंक काला हो गया है या फिर ट्रंक का कलर ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, इसका जो लीफ एरिया है
ये काफी ज्यादा मतलब ग्रीन लीव्स है इसके ऊपर, इसके जो भी लीव्स हैं, तो ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताता है, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल मतलब कोई भी फिजिकल बॉडी है, उन सब का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले सब्जेक्ट को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। जैसे जियोग्राफी में आप लोगों ने सुना होगा जियोमॉर्फोलॉजी, जियो प्लस मॉर्फोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हमारे प्लैनेट के ऊपर कहाँ पे पहाड़ है, कहीं पे नदी है, कहीं पे प्लेटूज है, तो कहीं पे वैलीज है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब अर्थ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ किस तरीके से दिखता है, ये जो वैलीज है, वैलीज का शेप क्या है, वी शेप है या आई शेप है, यहाँ से एक रिवर गया है, ये रिवर का किस तरीके से, मतलब ये रिवर कैसा दिख रहा है। तो जब हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम पे हम लोग उस सब्जेक्ट को मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है। मैं काफी टाइम समझाने के लिए बहुत बार सेम चीज को रिपीट करती हूँ, है ना। और इसलिए भी करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की, बहुत ही कॉमन है। एक ऐसा साइंटिफिक सब्जेक्ट जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआ। क्लियर। माइक्रोबायोलॉजी समझ आया। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सिंपल सी बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया जाता है। इनका फॉर्मेशन, इनका ग्रोथ, इनका डेवलपमेंट, ठीक है, किस टाइप के होते हैं, कितने स्पीसीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है, एनवायरनमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इनका। तो ये सारा सब कुछ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टर्म भी आप लोगों को सुन के समझ में आ रहा है कि एक ऐसा बायोलॉजी का पार्ट जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने मॉलिक्यूल से बना होगा, उन मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाएगा। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर क्या स्टडी किया जाता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है जो कि लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाए जाते हैं। क्लियर है। ज्यादातर टाइम मैं इतनी जल्दी बोलती हूँ कि काफी टाइम मैं मिस प्रोनाउंस कर देती हूँ, है ना। और फिर जैसे एकदम से चीजें, मतलब एकदम से ना नेक्स्ट वर्ड भी भूल जाती हूँ। थोड़ा सा मुझे धीरे धीरे बोलना है। चलो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी याद हुआ। अब बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे मेडिसिन एक ऐसा साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग डिजीज को ट्रीट कैसे करना है इसके बारे में स्टडी करते हैं। और डिजीज को ट्रीट कैसे करना है, थ्रू ड्रग। ड्रग का यूज कैस करके किस तरीके से डिजीज को ट्रीट किया जाएगा, या फिर किस तरीके से ड्रग का यूज करके अभी तक डिजीज को ट्रीट किया गया है, इस बारे में जिस सब्जेक्ट के अंदर साइंटिफिकली स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है मेडिसिन। क्लियर। मैमोग्राफी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। बहुत ही सिंपल सी बात है, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड सब्जेक्ट को, मतलब जिस सब्जेक्ट के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को स्टडी किया जाता है, तो उस ब्रांच को, उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैमोग्राफी। क्लियर है। एंड देन आती है माइकोलॉजी, जिसके अंदर फंगी को स्टडी किया जाता है। अब फंगी क्या है, फंगी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
माइक्रो और मतलब फंगी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फंगी का ग्रोथ कैसे होता है, फंगी किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि फंगी से रिलेटेड है, जिस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता है, उसको बोला जाता है माइकोलॉजी। क्लियर है, समझ आया। एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, जीन्स, इन सब को स्टडी किया जाता है। क्लियर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, और वो मॉलिक्यूल्स क्या है, यही तो है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, जीन्स एक्सेट्रा। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ये सब कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है। So that's all for today. 12th तक की नहीं, देखो ये जो बायोलॉजी का पार्ट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ही बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैं मतलब ये 12th लेवल का नहीं है, ये 10th स्टैंडर्ड का है। बट यहाँ पे वो सिलेबस है, वो सारे पोर्शन को मैंने रखा है जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम के लिए जनरल साइंस में बायोलॉजी का जो सिलेबस को हमें स्टडी करना होता है, यहाँ पे मैंने वही वाला सिलेबस रखा है। क्लियर है। तो एनी डाउट, आज के सेशन में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, कोई डाउट है किसी को? ओके देन, थैंक यू सो मच।